नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीकेजी स्टडी एंड एससीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। इस सेशन में हम सीसीएस लीव रूल्स 1972 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट सेशन में एमसीक्यू 1 से लेकर के 5 तक हमने चर्चा की, और जैसा कि आपको पता है, हम एमसीक्यू के थ्रू रूल बुक को लर्न करते हैं। बताते चलो कि नॉर्मली जब रूल बुक आदमी पढ़ता है तो उसमें कम इंटरेस्ट आता है, नीरस होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि इसका क्या आंसर होगा, ईएल कितना दिन मिलता है, एक सिंपल कोई क्वेश्चन पूछते, आपका माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। 10 दिन मिलता है क्या, 20 दिन मिलता है क्या, 30 दिन मिलता है, ध्यान में तो आ रहा है 30 दिन मिलता है, बट श्योर नहीं हो। उसको श्योर करने के लिए मैं उस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ थ्रू दैट पार्टिकुलर चैप्टर, उस चैप्टर को अंडरस्टैंडिंग करके, और तब उसका आंसर हम देते हैं। और इसीलिए आपके दिमाग में इसका आंसर बैठ जाता है, भूल नहीं सकते आप। हम्म ये जो सीसीएस लीव रूल्स 1972 की हम डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं, इट इज अपडेटेड एज ऑन 24 सितंबर 2024। जी हाँ, ये अपडेट हुआ है सितंबर 24 तक। एक तो बुक है 72 का, कई बार इसमें अमेंडमेंट हुए हैं। उस अमेंडमेंट को इनकॉर्पोरेट करना आवश्यक है, इसलिए आपके सामने जो रूल मैं लेकर के आ रहा हूँ, इट इज अपडेटेड अप टू सितंबर 2024। लेटेस्ट लेटेस्ट आपको एडिशन हम आपके सामने लेकर के आए। रेडी है? चलिए शुरू करते हैं। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। A government servant ceases to have any claim for leave to his credit if he has। क्वेश्चन प्लेन भी है, ट्रिकी भी है। A government servant ceases to have any claim for leave to his credit if he has resigned to take up another appointment, technical resignation, retired, superannuation, has been dismissed और has been reinstated। इसमें से कौन सा सत्य है? इनमें से कौन से ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट है जिनका लीव का क्लेम सीज हो जाता है? आंसर रूल बुक में है। रूल बुक में रूल 9 है। रूल 9 में मेंशन है इफेक्ट ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और रेजिग्नेशन ऑन ए लीव एट क्रेडिट एज प्रोवाइडेड इन रूल 39। रूल 39 में कुछ अलग से एक्सेप्शन है। एनी क्लेम टू लीव to the credit of a government servant who is dismissed or removed or who has resigned from government services ceases from the date of such dismissal or removal or resignation। लीव की बात नहीं हो रही है, क्लेम टू लीव की बात हो रही है। और क्लेम टू लीव जो होता है वो सीज हो जाता है। जैसे ही डिसमिस हो जाते हैं, जैसे ही रिमूव हो जाते हैं, और जैसे ही रिजाइन कर देते हैं। तो ऑन डिसमिसल, ऑन रिमूवल और ऑन रेजिग्नेशन, इन तीनों पर क्लेम, एनी क्लेम टू लीव सीजेस। प्लेन इसका मीनिंग यही हुआ। ठीक है, बी देख लेते हैं। वे गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइज फॉर अनदर पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट आउटसाइड हिज पेरेंट ऑफिस और डिपार्टमेंट, एंड if such application is forwarded through proper channel and the applicant is required to resign his post before taking up the new one, such resignation shall not result in lapse of the leave of his pay।
टेक्निकल रेजिग्नेशन इसको बोलते हैं। किसी एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉई सर्व कर रहे हैं, किसी हायर पोस्ट के लिए या किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया है, सिलेक्शन हो गया, तो उसको ज्वाइन करने के लिए प्रीवियस डिपार्टमेंट को रिजाइन करते हैं और तब जाकर के नए डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं। इस रेजिग्नेशन से उनके जो लीव क्रेडिट जो है डज नॉट अफेक्ट। उसका लीव क्रेडिट जो होगा इट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द न्यू डिपार्टमेंट। क्लियर कट है। लीव जो भी क्रेडिट में होगा, टेक्निकल रेजिग्नेशन अगर दिए हैं थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करके, तो लीव क्रेडिट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा नए डिपार्टमेंट में। ऐसा क्लियरली रूल 9(2) में मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर तो चीज नहीं हो रहा है, चीज तो यहीं पे हो रहा है। और क्या है? A government servant who is dismissed or removed from his service and is reinstated। देखिए जी, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को डिसमिस किया गया या रिमूव किया गया और वो अपील में गए, अपील में जाने के बाद से डायरेक्शन हुआ उनको रीइंस्टेट करने का, वापस सर्विस में लेने के लिए, तो वापस सर्विस में आ गया ना, देन ही शैल बी इंटाइटल्ड टू काउंट फॉर लीव हिज सर्विस प्रायर टू डिसमिसल और रिमूवल एज द केस में। तो चाहे वो अपील या रिवीजन में रीइंस्टेट हो गए हों, तो उनकी प्रीवियस सर्विस प्रीवियस जो लीव होंगे उनको काउंट शुरू हो जाएगा। वो लीव जो है वो सीज नहीं होता है, राइट। A government servant who having retired on compassionate or invalid pension or gratuity is re-employed। भगवान जाने, रिटायर अगर कंपेशनेट ग्राउंड पे हो रहे हैं, इनवैलिड पे हो रहे हैं, रीएम्प्लॉयड कैसे हो जाते हैं? कुछ पेकुलियर सिचुएशन होते हैं, ठीक है। इफ ही इज रीएम्प्लॉयड एंड अलाउड टू काउंट हिज पास्ट सर्विसेज, ये कंडीशन हो अगर सर्विस का कि ठीक है आपके पास्ट सर्विसेज को हम काउंट करेंगे, तो अगर पास्ट सर्विसेज जैसे ही काउंट करते हैं, पास्ट लीव जो होगी वो भी आपकी काउंट होना शुरू हो जाए। तो इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें लीव जो है, क्लेम टू लीव जो है वो सीज हो जाता है। वो क्या है? डिसमिसल, रिमूवल और रेजिग्नेशन। डिसमिसल, रिमूवल और रेजिग्नेशन है, इस पे क्लेम टू लीव जो है सीज हो जाता है। आ गया समझ में? तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? रिजाइन टू टेक अप अनदर अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस, ये तो टेक्निकल रेजिग्नेशन है। इसका क्लेम टू लीव कैसे सीज होगा? ट्रांसफर हो जाता है। ये रिटायर्ड पर्सन है। रिटायर्ड पर्सन को जो रेसिड्यूअल जो जितने लीव बचे हैं उसके बेसिस पे उनको कुछ बेनिफिट बन मिलते हैं, तो उनका क्लेम टू लीव कैसे सीज हो जाएगा? रीइंस्टेंट जिसका हो गया उसका फिर से काउंट होना शुरू हो जाएगा। तो एक ही कैटेगरी है, हैज बीन डिसमिस, डिसमिसल, रिमूवल और रेजिग्नेशन। इन तीन में क्लेम टू लीव जो होता है वो सीज हो जाता है। समझ में आया? समझ में आया तो एक लाइक तो बनती है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। If a government servant claims for commutation of one kind of leave into another, he should apply for commutation within a period of how many days? जनरली रूल क्या होता है? लीव इज सब्जेक्ट टू प्रायर सैंक्शन। हमने ईएल अप्लाई किया, सैंक्शन हुआ एंड आई प्रोसीडेड ऑन लीव। हम सीएल अप्लाई किए और सैंक्शन हुआ, प्रोसीडेड ऑन लीव। ये सब ठीक है, ये सब ठीक है। होता यह है कि रिटर्न लीव से रिटर्न होने के बाद से गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक बार मन में आता है
कि ये टाइप ऑफ लीव को हम चेंज करते हैं। वी शुड ट्राई टू चेंज, क्योंकि इसको हम बाद में सीएल हमने लिया था, अगर मैं इसको ईएल कर देता हूँ तो शायद बाद में मुझे मुझे इस सीएल की जरूरत पड़ेगी। या ईएल हमने लिया था और मुझे नहीं लग रहा है कि जो मेरा रेसिडुअल सीएल है उसको मैं आगे ले पाऊंगा, तो लेफ्ट कर जाएगा। तो अच्छा ये होगा कि चलो ईएल लेता हूँ। ऐसे कई प्रकार के थॉट माइंड में आ सकते हैं और एक बार आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि क्यों ना अपना जो टाइप ऑफ लीव है, काइंड ऑफ जो लीव है, काइंड ऑफ लीव को चेंज करें। क्या ऐसा चेंज करने का प्रोविजन है? और अगर है तो कितने दिन में कर सकते हैं? आइए उसका प्रोविजन देख लेते हैं। रूल नंबर 10, कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर। क्योंकि रूल प्रोविजन है, इसलिए निश्चित रूप से लीव को परिवर्तन करने का रूल है। कंडीशन क्या है वो हम देख लेते हैं। लेकिन अगर रूल 10 कह रहे हैं कि कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर, अर्थात एक प्रकार के लीव को दूसरे प्रकार के लीव में परिवर्तित करने का प्रोविजन तो है। क्या प्रोविजन है? एट द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ऑटोमेटिक नहीं होता। गवर्नमेंट सर्वेंट ने लीव अप्लाई किया है तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैज टू अप्लाई फॉर कम्यूटेशन। द अथॉरिटी विच ग्रांटेड हिम लीव, सैंक्शनिंग अथॉरिटी ही, दूसरी कोई अथॉरिटी नहीं, मे कम्यूट इट रेट्रोस्पेक्टिवली। निश्चित रूप से लीव खत्म हो चुका है, ज्वाइन कर चुके हैं, उसके बाद से लीव का काइंड चेंज करना चाहते हैं तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ही चेंज होगा। into leave of a different kind which was due and admissible to him at the time of leave was granted। जिस समय उनको लीव दिया गया था उस समय वो एलिजिबल भी थे और एडमिसिबल भी था। ये दोनों होना चाहिए। जिस टाइम पे लीव अप्लाई किए थे उस समय जिस लीव में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, कम्यूट करना चाहते हैं, उसकी एडमिसिबिलिटी हो, एलिजिबिलिटी हो, बट द गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट क्लेम सच अकोमोडेशन एज ए मैटर ऑफ राइट। अधिकार तो लीव में कहीं बनता ही नहीं था। आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं एंड सैंक्शनिंग अथॉरिटी विल डू इट, ये हम मान के चलते हैं। और क्या प्रोविजन है? प्रोवाइडेड दैट नो सच रिक्वेस्ट शैल बी कंसीडर्ड अनलेस रिसीव्ड बाय सच अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी डेजिग्नेटेड इन दिस बिहाफ विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज। विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज तो कम्यूटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि विद इन 30 डेज of the concerned government servant joining his duty on expiry of the relevant spell of leave availed by him। लीव अवेल कर लिए, अवेल करने के बाद ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन जिस दिन करते हैं उस दिन से 30 डेज के भीतर अगर लीव को कम्यूट करना हो, एक लीव को दूसरे लीव में चेंज करना हो, कन्वर्ट करना हो, अप्लाई कर सकते हैं। अप्रूव होना नहीं होना सैंक्शनिंग अथॉरिटी पर छोड़ दीजिए, because it is not a right, it is a privilege। Commutation of one kind of leave into another kind shall be subject to the adjustment of leave cell। निश्चित रूप से बहुत से ऐसे लीव हैं जिनमें लीव सैलरी अफेक्ट होता है। हाफ पे लीव ले लीजिए, अफेक्ट होता है। जहां जहां लीव लेने से सैलरी अफेक्ट होती है और उसके बाद से कम्यूटेशन कराना है तो वो कम्यूटेशन करने के बाद से जो बाद वाला जैसा जैसा आपका रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है विदाउट पे होता है। पहले ईएल ले लिए और ईएल लेने के बाद से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेना चाहते हैं तो ईएल में तो सैलरी मिल चुकी है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कन्वर्ट कराएंगे तो सैलरी छोड़ना पड़ेगा, उस पीरियड का सैलरी
रिफंड करना पड़ेगा। चाहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पर गए थे, तो सैलरी नहीं मिली और आकर के बाद में आपने बोला कि नहीं ठीक है मैं ये लीव इसके अगेंस्ट में ले लेता हूँ, सैलरी आपको मिलेगी। तो कम्यूटेशन जब भी होगा, तो सैलरी एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा, राइट? तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन ये था कि कितने दिनों में कर सकते हैं और ये आंसर यहाँ पे है 30 डेज में। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी हो गया 30 डेज। 30 दिन के भीतर कम्यूटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड लीव टू अनदर काइंड ऑफ लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ईएल कैन बी कंबाइंड विद अर्न्ड लीव जो है वो किस किस के साथ कंबाइंड हो सकता है? तीन तीन यहाँ पर दिए हुए हैं, कैजुअल, हाफ लीव, मैटरनिटी, स्टडी, कैजुअल, मैटरनिटी, सिक लीव, हाफ पे लीव, मैटरनिटी, कैजुअली, पैटर्निटी एंड मैटरनिटी। इसका मतलब कि लीव कॉम्बिनेशन का भी कुछ प्रोविजन होगा, कुछ रूल होगा। तो पहले उस प्रोविजन को जान लेते हैं, इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्या प्रोविजन है? रूल 11। आप देखेंगे सारे रूल्स वन बाय वन आ रहे हैं, तो हम रूल बुक पढ़ रहे हैं थ्रू एमसीक्यू। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन डाल देने से आपका माइंड सुपर एक्टिव मोड में चला जाता है, और सुपर एक्टिव मोड में चला जाता है तो आपको पढ़ने की, समझने की शक्ति बढ़ जाती है, मोटिवेट हो जाते हैं आप और उन चीजों को आसानी से समझ लेते हैं, राइट? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव except as otherwise provided in these rules. कंडीशन है कुछ, any kind of leave under these rules may be granted in combination with or in combination with any other kind of leave. ब्लैंकेट रूल है, ब्लैंकेट रूल है कि किसी भी प्रकार के लीव को किसी भी प्रकार के लीव के साथ जोड़ा जा सकता है, कंबाइन करके लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसने लिखा एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस रूल, इसका मतलब कि कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में है। कैजुअल लीव विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज लीव अंडर दिस रूल, कैजुअल लीव कोई रिकॉग्नाइज्ड लीव नहीं होता है, आगे हम आपको दिखाएंगे। तो कैजुअल लीव विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड लीव अंडर दिस रूल shall not be combined with any other kind of leave admissible under this section. कैजुअल लीव किसी भी लीव के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। कैजुअल लीव को छोड़ करके बाकी हर प्रकार के लीव को कंबाइन किया जा सकता है। उसको लर्न करने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, मगज करने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान में ये रखना है कि कैजुअल लीव कैन नॉट बी कंबाइंड। तो हमारा काम आसान हो गया। क्या आसान हो गया? ये जो चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन में अगर कहीं भी कैजुअल लीव है तो वो तो निश्चित रूप से आंसर नहीं हो सकता। जिसमें कैजुअल लीव नहीं है उसमें हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं किसमें, ये जिसमें शुरू में ही कैजुअल लीव है तो ए कैन नॉट बी में देखते हैं कैजुअल के, यहाँ पे कैजुअल है, बी भी नहीं हो सकता। डी में देखते हैं, डी में सी में कैजुअल है, ये भी नहीं हो सकता। तो लॉजिकली तो सी सही होना चाहिए, लेकिन सी में कैजुअल है क्या? सिक लीव, हाफ पे लीव, मैटरनिटी, इसमें कैजुअल नहीं है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। कैजुअल लीव कैन नॉट बी कंबाइंड विद एनी काइंड ऑफ, बाकी सारे लीव को कंबाइंड कर सकते हैं। ऐसा रूल 11 में प्रोवाइड किया गया है, राइट? क्वेश्चन नंबर 9, कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड। अभी तो हमने पढ़ा कि कैजुअल लीव कैन नॉट बी कंबाइंड विद एनी लीव। अर्न्ड लीव के साथ कंबाइन कर सकते हैं? नहीं। हाफ पे लीव के साथ कंबाइन कर सकते हैं? नहीं। तो मन तो करता है कि नन ऑफ द अबव की तरफ चले। अभी हम पढ़े कि कैजुअल लीव कैन नॉट बी कंबाइंड विद एनी अदर लीव, तो इससे तो यही लगता है कि डी की तरफ चले।
लेकिन 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 स्पेशल कैजुअल लीव इज आल्सो टाइप ऑफ कैजुअल लीव. Special casual leave is also a type of casual leave which is granted on special occasion. वो कौन कौन से स्पेशल ओकेजन है उसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि स्पेशल कैजुअल लीव इज आल्सो ए टाइप ऑफ कैजुअल लीव. कैजुअल लीव के साथ तो कैजुअल लीव जुड़ेगा ना, तो हमारे समझ से ए आंसर होना चाहिए. थोड़ा प्रोविजन देख लेते हैं, रूल बुक देख लेते हैं. कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद स्पेशल कैजुअल लीव. It cannot be combined with any other type of thing. हम्म तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए. यस, ए इज द करेक्ट आंसर. कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद स्पेशल कैजुअल लीव. समझ में आ रहा है? मन लगा के समझिए, समझ में आएगा. क्वेश्चन नंबर 10. Which leave cannot be combined with any other kind of leave? क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा गया है. इनमें से किस लीव को किसी और लीव के साथ कंबाइंड नहीं कर सकते? जब हम रूल पढ़ रहे थे इससे पहले, रूल 11, तो उसमें मेंशन था कि कैजुअल लीव को किसी के साथ कंबाइंड नहीं कर सकते. विच लीव कैन नॉट बी कंबाइंड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव. तो इसमें अर्नड लीव है, मैटरनिटी लीव है, स्पेशल कैजुअल लीव है और कैजुअल लीव. तो इसमें सबसे इजी ऑप्शन जो है कैजुअल लीव हो जाता है. राइट, ज्यादा उसमें समझने की जरूरत नहीं है, इससे पहले हम समझ चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 11. द मैक्सिमम पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस लीव of any kind which can be allowed to a permanent government servant. सब लीव इकट्ठा कर लीजिए, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव. और सारे लीव को इकट्ठा करके कंबाइन करके भी एट ए टाइम वन गो कंटिन्यूअस लीव मैक्सिमम कितने पीरियड तक के लिए ले सकते हैं? 2 ईयर्स के लिए, 90 डेज के लिए, 5 ईयर्स के लिए, या 365 डेज के लिए? द मैक्सिमम पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस लीव मीन्स विदाउट ब्रेक. बहुत ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं कि लंबा लीव लिए, बीच में ज्वाइन किए, फिर से लीव ले ली. यहाँ पर बिना ज्वाइन किए हुए कंटिन्यूअस लीव की बात हो रही. परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए मैक्सिमम कितने पीरियड तक का लीव एटेड को मिल सकता है? प्रोविजन देख लेते हैं. क्या प्रोविजन? रूल नंबर 12 है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटिन्यूअस लीव. डीओपीटी का नोटिफिकेशन 2012 का है. नो गवर्नमेंट सर्वेंट shall be granted leave of any kind for a continuous period exceeding 5 years. exceeding 5 years. 5 वर्ष से अधिक का किसी भी प्रकार का लीव कंटिन्यूअसली नहीं दे सकते. नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 5 years. अधिक से अधिक 5 वर्ष तक का ही लीव दिया जा सकता है. 5 वर्ष से अधिक का लीव नहीं दिया जा सकता unless the president, in view of the exceptional circumstances of the case, otherwise determines a government servant who remains absent from duty for a continuous period exceeding 5 years other than on a foreign service with or without leave. तो अगर प्रेसिडेंट महोदय उनको क्षमादान कर दें तो अलग बात, अगर फॉरेन सर्विसेज में है तो अलग बात है. इनके अलावा अगर 5 साल से एक दिन भी ज्यादा कंटिन्यूअस लीव हो गया तो shall be deemed to have resigned from the government service. Yes, रेजिग्नेशन लेटर देने की आवश्यकता नहीं है. 5 वर्ष से ऊपर 5 वर्ष एक दिन अगर लीव पर कंटिन्यूअस लीव पे हो गए तो ये डिम्ड रेजिग्नेशन हो गया.
आपने डिपार्टमेंट छोड़ दिया है ऐसा मान लिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन द रीजंस फॉर सच एब्सेंस shall be given to the government servant before provision of sub rule 2 are invoked। तो उनको रेजिग्नेशन वाला जो प्रोविजन है उसको इन्वोक करने से पहले अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप बताएं, या तो आप ज्वाइन करें और नहीं तो आपको रिजाइन मान लिया जाएगा। तो उनको एडिक्वेट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी में एटलीस्ट 3 अपॉर्चुनिटी उनको दी जाएगी। बाद में ये ना कहें कि मुझे पता नहीं था, मैं जानता नहीं था, मैं ये सिचुएशन में था, मैं वो सिचुएशन में, वो तो पहले बता दीजिए साहब। Provided that these rules shall not apply to any to a case where leave is applied on medical certificate in connection with a disability। एक और प्रोविजन है साहब, बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी ऑन मेडिकल ग्राउंड, अगर उसके चलते कोई कंटिन्यूअस लीव पे है उस पर ये रूल लागू नहीं होता। प्रोवाइडेड दैट दिस रूल शैल नॉट अप्लाई टू ए केस वेयर लीव इज अप्लाइड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट इन कनेक्शन विद डिसेबिलिटी। इसीलिए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने में वो अपना कुछ एविडेंस जो है, अपना साक्ष्य जो रख सकते हैं, अपने अपना जो उनका ग्राउंड है, अपना जो उनका जस्टिफिकेशन है, वो आप डिपार्टमेंट के सामने रख सकते हैं टू अवॉइड डिम्ड रेजिग्नेशन। अदरवाइज कंटिन्यूअस पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 years का रूल बना रहेगा ये रूल। तो रूल क्वेश्चन नंबर 11, the maximum period of continuous leave of any kind which can be allowed to a government servant is 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, and 5 year is given in C। तो C is the correct answer, right? यहाँ तक आ गए हैं आप। और अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जो लोग यूट्यूब पे नए हैं वो पहले सब्सक्राइब करने के बाद से हम आपको बता दें कि यहाँ पर आप पहले होम टैब पे आते हैं, और होम टैब पे हो सकता है कि जो क्लासेज हो वो सीरियसली ना हो, सीक्वेंस में ना हो। अगर आपको सीक्वेंस में क्लासेस देखने हैं तो वीडियो शॉर्ट लाइव के बाद से प्ले लिस्ट आता है। प्ले लिस्ट में एक एक प्ले लिस्ट में सिर्फ उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएगा। आप पार्टिकुलर प्ले लिस्ट में जाइए और वहां जाकर के उस प्ले लिस्ट में जितने भी क्लासेस हैं, जैसे यहाँ पर यूपीएससी एलडीसी सेक्शन ऑफिसर एडी का जो एग्जाम होता है, इसमें 350 क्लासेस दिए गए, 350 या 30 क्लासेस दिए गए। इसको क्लिक कीजिए और एक बार में सब स्टडी कर दीजिए। तो इस तरीके से आप एक जगह पे बिना इधर उधर ढूंढे सारे मटेरियल, रिलेवेंट मटेरियल जो आप चाहते हैं वो मटेरियल प्ले लिस्ट में मिल जाता है। प्लीज टू यूटिलाइज। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन एंजॉइंग एससीकेजी स्टडीज एंड एससीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।